कैसे एक शख्स जिसको लोग मौत का सौदागर कहते थे, उसने नोबेल प्राइज़ की बुनियाद रखी। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एमनुएल नोबेल और कैरोलिन नोबेल का एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल रखा गया। एमनुएल नोबेल स्वीडन के मशहूर ताजर होने के साथ साथ एक माहिर इंजीनियर थे जो कि धमाका खेज मवाद बनाने के माहिर थे। अल्फ्रेड नोबेल को बचपन ही से धमाका खेज मवाद में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद यानी एमनुएल नोबेल से हासिल की। इसी दौरान एमनुएल नोबेल के बहुत से कारोबार स्वीडन में बुरी तरह से नाकाम हो चुके थे और वो 1837 को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने मशीनी औजार और माइनिंग के लिए धमाका खेज मवाद बनाने का काम शुरू किया और इस काम से खूब पैसा समेटा, तो उन्होंने अपनी फैमिली को सेंट पीटर्सबर्ग बुला लिया। अब एमनुएल नोबेल के पास इतना पैसा था कि वो अल्फ्रेड नोबेल को अच्छे टीचर से तालीम दिलवा सकें। चनाचा नोबेल को माहिर टीचर से तालीम दिलवाई गई, जिसकी वजह से अल्फ्रेड नोबेल 16 साल की उम्र में न सिर्फ एक अच्छा केमिस्ट बन चुका था, बल्कि उसे बहुत सी ज़ुबानों जैसे कि जर्मन, रूस, फ्रांसीसी और स्वीडिश की ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर था। 1850 में नोबेल मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए फ्रांस चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक मशहूर केमिस्ट अस्कैनियो सोबरेरो से हुई। अस्कैनियो सोबरेरो ने 3 साल पहले नाइट्रोग्लिसरीन नामी धमाका खेज मवाद दरियाफ्त किया था। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और मशहूर इंजीनियर जॉन एरिक्सन की ज़ेरे निगरानी काम करना शुरू कर दिया। जॉन एरिक्सन ने अमेरिका के लिए पहला बख्तरबंद बहरी जहाज़ द यूएसएस मॉनिटर बनाया था। इसके बाद वो रूस वापस आ गए। रूस वापस आने के बाद नोबेल ने अपने वालिद की बनाई गई फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री ने क्रीमियन की जंग में रूसी अफवाज के लिए साजो सामान तैयार किया था। 1856 में जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो इस फैक्ट्री का ज़वाल शुरू हो गया और 1859 में ये दिवालिया हो गई। अल्फ्रेड और इसके वालिद स्वीडन वापस आ गए, जबकि इनके भाई रॉबर्ट और लडवैग रूस में रह गए ताकि बाकी मंदा कारोबार को सहारा दे सकें। अल्फ्रेड ने जल्द ही एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई और इसमें काम करना शुरू कर दिया। उस वक़्त माइनिंग में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज मवाद सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पाउडर था। हालांकि एक इंतहाई धमाका खेज मवाद नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन इसका इस्तेमाल नाकाबिले यकीन हद तक गैर महफूज था। 1862 में नोबेल ने एक और फैक्ट्री लगाई ताकि नाइट्रोग्लिसरीन तैयार की जा सके और इस यकीन के साथ तहकीक शुरू कर दी कि शायद कोई तरीका ऐसा हो जिससे नाइट्रोग्लिसरीन को महफूज तरीके से एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो। 1863 में उन्होंने एक डेटोनेटर ईजाद कर लिया जिससे नाइट्रोग्लिसरीन को एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस डेटोनेटर की ईजाद ने नोबेल को न सिर्फ शोहरत दी बल्कि खूब दौलत भी दी जिसकी उसको ख्वाहिश थी। 1865 में नोबेल ने एक बेहतर डेटोनेटर ईजाद कर लिया जिसको ब्लास्टिंग कैप का नाम दिया गया। ये एक धाती टोपी थी जिसमें मरकरी फुलमाइनेट का चार्ज था जो कि दरमियाने दर्जे की हीट या शॉक से फट जाता था। अब नाइट्रोग्लिसरीन को धमाका खेज मवाद के तौर पर इस्तेमाल तो किया जा सकता था, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना इंतहाई ख़तरनाक था क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान ये धमाके से फट जाती थी और कई लोगों के मरने का सबब बन सकती थी। 1864 में नोबेल की नाइट्रोग्लिसरीन की एक फैक्ट्री तबाह हो गई जिसमें उसका भाई एमल और 5 और लोग मारे गए। नोबेल ने इस खतरनाक हादसे के बावजूद भी अपना मकसद नहीं छोड़ा बल्कि उसने मज़ीद फैक्ट्रियाँ लगाईं। इन फैक्ट्रियों के हिफाजती इक़दामात इस कदर अच्छे थे जिस कदर उस दौर में अच्छे हो सकते थे। 1867 में नोबेल को अचानक पता चला जब माए नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका की एक किस्म कीज़ुल गौहर के साथ मिक्स किया जाए तो एक पेस्ट बनती है जिसका इस्तेमाल नाइट्रोग्लिसरीन से कहीं ज़्यादा महफूज और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी कहीं ज़्यादा आसान है। नोबेल ने इसको डायनामाइट का नाम दिया। नोबेल को 1867 में बरतानिया और 1868 में अमेरिका में इस ईजाद का पेटेंट मिला। नोबेल को इस ईजाद की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। उसके बनाए गए ये डायनामाइट जल्द ही नहरें निकालने, रेलवे ट्रैक्स बिछाने और सड़कों की तमीर में इस्तेमाल होना शुरू हो गए। 1870 के बाद नोबेल ने पूरे यूरोप में फैक्ट्रियों का एक जाल बिछा दिया। उसने अपने बनाए गए डायनामाइट से खूब पैसा कमाया
اور ساتھ ہی ساتھ مزید بہتر ڈائنامائٹ بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ 1875 میں اس نے ڈائنامائٹ کی مزید پاورفل شکل بلاسٹنگ جیلیٹن ایجاد کی۔ اچانک اسے معلوم ہوا جب نائٹرو گلیسرین کو نائٹرو سیلولوز کے ساتھ ملایا جائے تو پلاسٹک کی طرح کا مٹیریل بنتا ہے جس کی واٹر ریزسٹنس بہت اچھی ہے اور وہ عام ڈائنامائٹ کی نسبت بھی خاصا پاورفل ہے۔ 1884 میں نوبل کو رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 1887 میں نوبل نے بالسٹائٹ متعارف کروایا۔ یہ نائٹرو گلیسرین کا پہلا ڈائنامائٹ تھا جو کہ اسموک لیس تھا۔ 1893 میں اپسالہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی نوبل کو ملی۔ اب الفریڈ نوبل پوری دنیا میں ایک موجد انجینئر اور کیمیا دان کے طور پہ مشہور ہو چکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی ایجاد ڈائنامائٹ تھی۔ اب وہ 355 ایجادات کا مالک تھا اور 90 سے زیادہ فیکٹریاں اس کی پورے یورپ میں چل رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے پاس $196 ملین سے زیادہ کی دولت تھی۔ بدقسمتی سے نوبل کے بنائے گئے یہ ڈائنامائٹس اب فوجی سامان کے طور پر یوز ہونا شروع ہو گئے تھے اور جنگوں میں انہوں نے تباہی مچانا شروع کر دی تھی۔ لوگ انہیں اب موت کے سوداگر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1888 میں ان کے بھائی لڈویگ کا انتقال ہو گیا تو کئی اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ نوبل کی وفات کی خبریں، تعزیت اور کارنامے شائع کیے۔ ان میں سے ایک مضمون کا عنوان تھا موت کے سوداگر کی موت۔ اس تحریر نے نوبل کو ذہنی اور جذباتی طور پر شدید متاثر کیا کہ اتنی دولت، کامیابیاں اور شہرت حاصل کر لینے کے باوجود دنیا انہیں مرنے کے بعد موت کے سوداگر کے نام سے یاد رکھے گی۔ لہذا انہوں نے اپنی توجہ فلاحی کاموں کی طرف مبذول کی اور اپنی وفات سے ایک برس قبل 1895 میں انہوں نے پیرس میں سویڈن ناروے کلب کی ایک تقریب میں اپنی آخری وصیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا 94% حصہ مختلف مضامین میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو نوبل پرائز دینے کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے فزکس، کیمسٹری، ادب، فزیولوجی یا میڈیسن اور عالمی امن کے شعبوں میں انعامات دینے کا اعلان کیا۔ اس وصیت کے ایک برس بعد دسمبر 1896 میں الفریڈ نوبل برین ہیمریج سے انتقال کر گئے۔ 1897 میں دا نوبل پرائز کا آغاز ہوا اور ابتدا میں ریجنر، سویلمن اور ریڈولف کو نوبل فاؤنڈیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا، جن کا کام نوبل کے اثاثہ جات کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ نوبل پرائز کا انعقاد کروانا بھی تھا۔